हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत कितनी जरूरी है, इस एक अहम सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले भी हमने इस मौजू पर बहस की है, लेकिन इस पर बहस बार बार करना वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि आप गांव और देहातों में जाओगे तो आपको मालूम होगा कि ज़हनी सेहत में मुब्तला कई ऐसे शख्स हैं, कई ऐसी खवातीन हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि आखिर उन्हें ये अब बीमारी कौन सी है। ऐसे में उनके पेरेंट्स क्या करें और ऐसे में उनके अहले खाना, उनकी खानदान की तरफ से क्या करना चाहिए कि आखिर ये कौन से मर्ज में मुब्तला है जिसका पता ही नहीं चल पाता और दवाई उन्हें फायदा नहीं दिला पाती, तो उन्हें क्या करना चाहिए। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करेंगे तो कोरोना के बाद कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट एक कहती है कि डिप्रेशन में इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान में ज़हनी तनाव के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि बकिया ममालिक में अगर देखेंगे तो वहां इसकी तादाद ज्यादा है, 4% तकरीबन हिंदुस्तान में डिप्रेशन के केसेस हैं, लेकिन ये भी केसेस ऐसे हैं जिन्हें इग्नोर यानी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपने देखा होगा आसपास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खामोश रहते हैं, चुप होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेशन से ही जूझ रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन जैसी अलामात उनमें नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि उनमें भी हो सकती है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कम टॉकेटिव होते हैं, टॉकेटिव नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं बोलते, खामोश रहते हैं, ये तो उनकी एक आदत हो गई। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले बोलते हैं लेकिन बाद में उनके चेहरे पर मायूसी छाई रहती है। स्कूल भी जाते हैं तो वैसे हशाश बशाश और जोश खरोश उनमें नहीं दिखाई देता है। तो क्या आपका बच्चा कहीं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं? क्या आपके बच्चे को किसी ऐसे डॉक्टर की सलाह की जरूरत है और किसी ऐसे काउंसलर की सलाह की जरूरत है जो इस वक्त तो वो तमाम परेशानियों से जूझ रहा है? आखिर उसे क्या परेशानी है जिसकी वजह से वो मायूस रह रहा है? तो ये पेरेंट्स को चौकन्ना रहने की जरूरत है, वालिदैन को चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि रूटीन से हटकर आपके अपने बिहेव कर रहे हैं तो उस बिहेवियर पर गहरी नजर रखें, ये हम आपसे बता रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इसके लिए मैं नहीं, कई खास डॉक्टरों का पैनल हमारे दरमियान होता है, इसीलिए हमने खास डॉक्टरों को आज मदऊ किया है, जिनका तारुफ में करा देती हूँ। डॉक्टर सुशील राजदान है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आपका वेलकम करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ डॉक्टर मनु अरोड़ा हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले मैं चाहूंगी डॉक्टर मनु अरोड़ा, आप ये बताएं, इस सवाल का जवाब हर बार ढूंढने की कोशिश की जाती है कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत कितनी जरूरी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक कंप्लीट सेहत होने के लिए सिर्फ हम ज़हनी तरीके से और शारीरिक तरीके से दोनों से सही होंगे तो ही हम अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से, खुशी से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हुए जी सकते हैं। अगर एक इंसान जिसको फिजिकल बीमारी नहीं है पर वो मेंटली भी स्वस्थ नहीं है, तो उसका जीने में वो मजा नहीं है। वो अपने लिए, बाकी लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या जहां पे वो काम करता है, जहां पे वो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जहां पे भी वो काम करता है, जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो इस वजह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि दुनिया भर में जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों की वजह से लोगों की अपनी प्रोडक्टिविटी में या अपने काम करने के तरीके में या जितना वो काम की कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पूरी अपने देश के लिए, डिप्रेशन उसमें दूसरे नंबर पर बीमारी पाई जाती है हृदय रोगों के बाद। ये बात हम लोग थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, पर यही है जो पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस बात को समझते नहीं है, पहचानते नहीं है, और पहचानने की ना होने की वजह से इसके साथ जूझते रहते हैं, और ये हमारे को, हमारी फैमिली को, सोसाइटी को और कंट्री को नुकसान करता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि हृदय रोग यानी हार्ट की बीमारी से सेकंड नंबर पर पूरी दुनिया में डिप्रेशन जैसे मामलात हैं जो हायल होते हैं प्रोडक्टिविटी में, डेवलपमेंट में, मुल्क की तरक्की में। मेरे साथ एक और खास मेहमान है डॉक्टर सुशील राजदान साहब। सुशील साहब, क्योंकि
अगर जहनी अमराज में कोई मुब्तला शख्स होता है या पेशेंट होता है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट का चयन करना है या फिर साइकेट्रिक का चयन करना है। तो इस फर्क को कैसे आम किया जाए, इसमें किसका रोल होना चाहिए? डॉक्टर सुशील। हाँ, देखिए, जब पेशेंट डिप्रेशन में मुब्तला हो, प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। वो डायरेक्टली आ सकते हैं उदास लेके, फीलिंग्स ठीक नहीं है, अच्छा कुछ नहीं लगता है, सैडनेस है। यूजुअली वो उस लिहाज से वो यूजुअली साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मगर डिप्रेशन की प्रेजेंटेशन डिफरेंट भी हो सकती है। पेशेंट को हेडेक हो, बहुत देर से हेडेक हो, हेवी हेड हो, उसका भी कॉज डिप्रेशन हो सकता है। पेशेंट को पेट में गड़बड़ हो, डाइजेशन ठीक नहीं हो, गैस बनती हो ज्यादा, पचता ठीक नहीं हो, एपेटाइट में, वो भी डिप्रेशन से मुब्तला हो सकता है। पेशेंट को काफी देर से गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, जिसका कोई और वजह नहीं है, उनको भी डिप्रेशन। माय पॉइंट इज, डिप्रेशन सोमेटाइजेशन भी करता है बॉडी के सिम्टम्स, जैसे हार्ट बीट तेज हो सकती है, हार्ट में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पेट में डिफिकल्टी होती है, जनरल वीकनेस आती है, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, बात करने का मन नहीं करता होगा। मतलब पेशेंट ऑफ डिप्रेशन कैन प्रेजेंट विद वेरी डिफरेंट सिम्टम्स व्हिच मे नॉट से कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। वो कहेगा मेरे को पेट ठीक नहीं है, वो कहेगा कमर ठीक नहीं है, वो कहेगा मेरी मेमोरी ठीक नहीं है। और ये तभी पता चलेगा जब वो, और इसी लिहाज से वो या तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दिस इज यूजुअली नोन एज, हमारा नाम है सोमेटाइजेशन। तो सिम्टम्स की बात कर रहे थे न्यूरोलॉजिस्ट। मैं चाहूंगी कि साइकेट्रिस्ट भी हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर मनु साहब, वो बताएं कि इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो लोग पहचान पाए कि हाँ उन्हें या फिर उनके अपनों को ये सिम्टम्स हैं, लिहाजा उनको साइकेट्रिक या फिर काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। और ये भी हम जानना चाहेंगे कि कब कब काउंसलर की सलाह लेनी जरूरी है और कब उन्हें साइकेट्रिक के पास जाना जरूरी है। देखिए, किसी भी इंसान को, वो छोटा हो, बच्चा हो, जवान इंसान हो या बूढ़ा हो, कभी भी किसी इंसान में अगर आप देख रहे हैं कि उसके बिहेवियर में, उसके बर्ताव में, उसके लोगों से मिलने जुलने में, उसके काम करने की कैपेसिटी में, उसके खुशी में, अगर उसमें कोई भी बदलाव कुछ हफ्तों तक रह रहा है, देखिए एक दिन तो कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई दिन ऐसा हम सबके साथ हो सकता है जो अच्छा ना निकले जी। बड़ी नॉर्मल सी बात है। हम घर से निकले, कुछ मन हमारा कुछ और कर रहा है, हमारे तरीके से जिंदगी नहीं चल रही, तो हम एक दिन दुखी होते हैं, अगले दिन हम परेशान, खत्म करते हैं, अपना दूसरा काम पे चले जाते हैं। पर जब ये उदासी, जब ये परेशानी, जब ये बेचैनी बहुत दिनों तक रहे, बहुत हफ्तों तक रहे, तो माने दिमाग में कोई ना कोई ऐसे सेल्स के अंदर या कुछ हार्मोन्स के अंदर दिक्कत है जिसकी वजह से हम अपने आप को नॉर्मल नहीं रख पा रहे, खुशी महसूस नहीं कर पा रहे, मिलने जुलने का मन नहीं कर पा रहे, यहां तक कि नींद में भी परेशानी हो रही है, भूख में भी परेशानी हो रही है, बहुत सारे लोग का वजन कम हो जाता है, या लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या अपने में बहुत ज्यादा गिल्टी यानी कि आत्मग्लानि यानी कि अपने आप को दोषित महसूस करना, या छोटी छोटी बातों पे, बच्चों में जैसे बच्चे इतना समझते नहीं क्योंकि बच्चों को कोई काम नहीं करना है, पर बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, बड़े लोग कुछ छोटा सा बात बोले उसको बहुत चिड़चिड़ा के बात करना, स्कूल जाने का मन ना करना, पेट में दर्द होना, घबराहट रहना, बेचैनी रहना, और कभी कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने का मन। बहुत सारे डिप्रेशन के लोग जरूर ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी जीने लायक नहीं है, हमें इससे अच्छा मर जाना चाहिए, और अपने आप को मारने के बारे में सोचते हैं, सुसाइड के बारे में सोचते हैं, और बहुत सारे लोग अटेम्प्ट भी करते हैं, और कुछ लोग हम खो भी देते हैं। जब ऐसी कुछ चीजें एक दिन ना रह के, 2 दिन ना रह के, 1 हफ्ता ना रह के, कई हफ्तों तक चल रही है, जिससे हमारी जिंदगी में जीने में परेशानी हो रही है, पढ़ने में परेशानी है, स्कूल जाने में परेशानी है, ऑफिस जाने में परेशानी है,
घर का काम करने में परेशानी है, छोटी छोटी बात घबराहट लाती है, किसी से मिलने का मन नहीं करता, सोने में दिक्कत आ रही है, और बहुत हद तक हम उसको पहचानने में बहुत टाइम लगा देते हैं। जब ये सिम्टम एक नहीं, बहुत सारे सिम्टम जब इस तरह के काफी दिन तक रहें जी, तो हमें सोचना चाहिए कि शायद हम डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बात जी। दूसरी बात कि डिपेंड करता है कि अगर तो बहुत मामूली सी दिक्कत लग रही है, अपने आप को लगता है किसी से बात करके, उसकी बात समझकर या उससे अपनी बात को एक्सप्रेस करके या अपने बात को, मन को हल्का करके उससे अगर हम लोग चैन पा सकते हैं, खुशी पा सकते हैं, या छोटी छोटी सजेशंस जो कि काउंसलर दे और हमारी जिंदगी में उसको हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सरसाइज हो सकती है, या किसी भी तरीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर इसको इन्वॉल्वमेंट होने से इंसान को लगे कि मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो एक काउंसलर की जरूरत है। बट कभी कभी ये एक मेडिकल बीमारी की तरह ही दिमाग के कुछ रसायन या जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, इसके अंदर कमी दिख रही है और लग रहा है कि इससे ज्यादा हम बेहतर नहीं हो पा रहे, और ये एक मन की स्थिति है जिससे बाहर नहीं आ पा रहे, जकड़े हुए हैं। तब मुझे लगता है डॉक्टर को मिलना, एक साइकियाट्रिस्ट को मिलना या न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना जरूरी होगा, और ट्रीटमेंट करना भी उतना ही जरूरी होगा। जी। डॉक्टर सुशील, क्योंकि बाज दफा ये होता है कि कई पेशेंट ऐसे देखे जाते हैं जो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और कम से कम इनका वक्फा जो है 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, उन्हें होश नहीं आता है। तो आखिर उन्हें किसके पास जाने की जरूरत है? क्या न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह जरूरी है, या फिर वो साइकेट्रिक के पास जाएं? कुछ दिमागी मर्ज भी हो सकता है, इसके पीछे की वजह क्या आप इब्तदाई तौर पर? आपका सवाल है अगर कोई ऐसे पेशेंट बेहोश हो जी, जिनका टाइम जो है ना वो बढ़ जाता है, जैसे कोई 10 मिनट तक बेहोश नहीं बल्कि 1 से 1.5 घंटा अगर बेहोश रहता है, तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल बड़ा जरूरी सवाल है। देखिए, हर एक एज पे कभी कभी आप पेशेंट बेहोश होता है एकदम। बेहोशी के बहुत से वजूहात होती हैं। कॉमनेस्ट वजह जो नंबर देखें, एपिलेप्सी होती है, मिर्गी की बीमारी होती है, जिसमें पेशेंट बेहोश होगा, उसमें दौरे भी होते हैं, झटके भी होते हैं, फ्रॉथ भी होता है, इनकॉन्टिनेंस भी होता है। वो तो देखने से एकदम पता चलता है, आई विटनेस एकदम बताते हैं। दूसरी बेहोशी कभी कभी हार्ट डिजीजेस से भी होती है, कार्डियक डिस्फंक्शन से भी, स्पेशली एल्डरली ग्रुप में एकदम बैठे बैठे बेहोश होते हैं, चलते चलते बेहोश होते हैं किसी भी वजह। और अगर उनका ईसीजी करें तो हार्ट ब्लॉक या कोई हार्ट की डिजीज नमूदार होती है, और उसका भी इलाज अलग है। इसके अलावा कभी कभी बेहोशी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकेट्रिक डिसऑर्डर से होती है। अर्ली एज में, बच्चों में ज्यादा है। उनको कहते हैं, इनके काफी नाम हैं, कुछ तो नाम रखते हैं उसको नॉन ऑर्गेनिक स्पेल लेते हैं, कोई एक नाम रखता है सीडो सीजर्स, पुराने जमाने में हिस्टेरिकल एपिसोड्स बोलते थे। इनमें बेहोशी मिनटों से घंटों तक होती है, और दांत बंद होते हैं, आंखें बंद होती हैं, कभी कभी जर्क्स भी होते हैं। ये मुलाहाजे से ही, चेकअप से ही पता चलता है। ऐसे किसी को बताना आपको ये है या वो है, ये गलत बात, और बहुत बार गलतियां होती हैं। बिल्कुल। जो भी कोई किसी वजह से बेहोश हो, ये सबसे जरूरी सिम्टम होता है फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर डायग्नोसिस। इसमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं, एपिलेप्टिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर्स भी आते हैं, और कभी कभी शुगर से भी डिस्टर्बेंस होती है। जी, तो ये कई वजह आप बता रहे हैं कि इससे भी इसका लिंक हो सकता है। इस बीच डॉक्टर सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहिबा, कहाँ से? हेलो, हम कश्मीर से। जी, कश्मीर से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या? है ना अल्ताफ, उसको वो इसकी इलाज है। अब साल हो गए मुझे इसकी दवाई देती हो, अभी 2-3 साल हो गए, मगर साल लगातार दिया मैंने। उसको कम करना है या नहीं करना, ये मुझे बताओ, ये ठीक है? अब मतलब क्या, एक बार फिर से अपना सवाल अपना दोहराएंगे? समझ नहीं पाए हम सब। जी, आपका सवाल हम समझ नहीं पाए। आपने कहा कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए इसकी दवाई खाती रहती हूँ। डिप्रेशन की? हाँ, डिप्रेशन की। ओके। मगर ये एक खाते आर्टिफाई ये खाती रहती है रोज। तो आपने 2 से 3 साल पहले दिखाया था किसी डॉक्टर, साइकेट्रिक को?
जी नहीं जी, डॉक्टर मनु शर्मा सर जी। हाँ हाँ, मनु मनु अरोड़ा साहब, आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप अपना सवाल तो करें सही से। हेलो रेहाना जी, आपके घर में कोई ऐसा हो जो सवाल को बता सके? जी जी जी, उनसे बात करें कि जी दवाई अभी खा रहे हैं ना, हाँ, क्या ये अभी वो कम करें या डिसकंटिन्यू कर दें कि कंटिन्यू रखें? नहीं तो आप ये तो बताएंगे उनको परेशानी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कब से वो मतलब खुद से चीजें अज्यूम करती है, परेशानी हो जाती है कि। हाँ बताइए, परेशानी खुलकर बताइए, कोई मसला नहीं है। हेलो हाँ हेलो, टीवी पर मत सुनने की कोशिश करिए, फोन पर सुनिए और सही सवाल करिए, तभी आपकी परेशानी को तो दूर किया जा सकेगा। जी मैम, इनको थोड़ा अजप्शन की प्रॉब्लम है, जैसे हाँ। कोई मुझसे आगे चला गया, मैं पीछे रह गई, इन चीजों को डिप्रेशन, और ये चीजें सोच के बहुत ज्यादा इतनी डिप्रेशन में चली गई। अच्छा, मतलब ये अभी बहुत सालों से दवाई खा रही है। अच्छा, तो साइकेट्रिस्ट को इन्होंने दिखाया था? जी जी जी। तो अभी फायदा है उससे उन्हें? हाँ, अभी बहुत ज्यादा फर्क है इनको डॉक्टर मनु सर को ही दिखाया है और उनकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क हुई है। अच्छा, तो आप अभी मनु साहब से क्या पूछना चाहती हैं? जी हम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनको बहुत टाइम हो गया, अब हम जम्मू नहीं आ पाते हैं, तो क्या ये वो दवाई कंटिन्यू रखें कि डिसकंटिन्यू करते हैं? हाँ, डॉक्टर मनु साहब आपकी पेशेंट हैं। ओह, हाँ, और ये टीवी कह रही जम्मू नहीं आ सकती, कश्मीर में रहती हैं, तो ये कह रही हैं कि बहुत दिनों से आपकी जो दवाएं थी वो खा रही हैं, फायदा भी है, लेकिन वो कब तक चलेगा? देखिए, ये मेरे लिए एकदम से इस माध्यम से बताना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कम देर के लिए डिप्रेशन रहता है और दवाई भी बहुत कम देर के लिए चलती है। बट कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनकी डिप्रेशन रिकरेंट है, मतलब कि बार बार होने वाला है। जब भी कभी इस तरीके का ऐसा कोई बात हो जिसमें बार बार डिप्रेशन होना हो और हमें साफ मालूम चल रहा है कि यार इस हार्मोन की कमी की वजह से इसको प्रॉब्लम होती है, तो उस दवाई को मेंटेन करना कई बार बहुत लंबे समय तक जरूरी होता है। अगर ऐसा है तो वहां पर लोकल या मुझे दोबारा देखने से ही बताना पड़ेगा कि दवाई को कितना देर खाना है। दवाई को वैसे एकदम से छोड़ना किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं होगी, उसको भी मेंटेन करना चाहिए जब तक डॉक्टर की सलाह ना मिले उसको छोड़ने के लिए। जी, तो मनु शर्मा, हाँ, तो मनु अरोड़ा शर्मा साहब वो कह रही थी तो जुबान पे मेरे भी चढ़ गए। खैर, आज डॉक्टर मनु अरोड़ा साहब ने बताया, तो रेहाना जिन्होंने कॉल किया था कश्मीर से, उनको उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि जिन्हें डिप्रेशन है, तो क्या ये डिप्रेशन के सिम्टम्स कुछ और बीमारी का इजाद करते हैं? जैसे ओसीडी वगैरह हम बहुत सुनते हैं, तो ये क्या डिप्रेशन की वजह से होता है या ओसीडी की वजह से डिप्रेशन होता है? देखिए, बात ऐसी है कि हाँ। अभी क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग किसी भी मेंटल या जहनी बीमारी के लिए उतना ज्यादा जानते नहीं है, इसीलिए हम ज्यादातर हर बीमारी को डिप्रेशन ही समझते हैं। जी। पर जैसे कि फिजिकल इलनेस या जो जिस्मानी बीमारी एक तरह की नहीं रहती, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, किसी को टाइफाइड हो सकता है, किसी को एपिलेप्सी हो सकता है, किसी को टांग की दर्द हो सकती है, किसी को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से दिमागी बीमारी भी एक बीमारी नहीं है। लगभग 100 अलग अलग तक बीमारियों को हम लोग मिल के साइकेट्रिक इलनेसेस या बीमारियों में गिनते हैं, जिनमें से कॉमन जरूर डिप्रेशन है, पर कई लोग को ओसीडी की बीमारी है, हो सकती है, जिसमें आदमी को काम करने के बाद या कोई चीज दोहराने का मन करता है या सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होती। जैसे बहुत अक्सर हमने देखा है कि हम एक बार एक चीज को करते हैं तो हम लोग साफ करते हैं किसी चीज को, तो उसके बाद हम एक बार करके रख देते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे जिनको एक बार और करना पड़ती है। पर जिन लोगों को ओसीडी रहता है उनको उसी तरह की चीज को बार बार दोहराने की, बेशक वो चेक करना हो, बेशक वो साफ करना हो, बेशक वो गंदगी को लेके दिमाग में ख्याल हो, बेशक वो डस्ट को लेके ख्याल हो, या कई बार कुछ ऐसे सोच जो बार बार दिमाग में आती रहती है और चाहते ना चाहते वो दिमाग में चलती रहती है, जिसको हम ओसीडी बोलते हैं। ये एक अलग तरह की बीमारी है। अगर बहुत देर तक ट्रीटमेंट ना हो तो ये भी डिप्रेशन कर सकती है, पर ये बीमारी अलग बीमारी है जिसका इलाज भी कुछ अलग रहता है। इसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफरेंट रहता है डिप्रेशन से। तो ये डिप्रेशन का कॉज नहीं है, ये नहीं कह सकते। इट कैन बी, बट वैसे प्राइमरीली ये एक अलग बीमारी है। जी, अब सवाल एक अहम यहाँ पर एक और भी है कि बहुत सारे व्यूवर्स ये सवाल करते हैं कि अगर किसी डिप्रेशन की दवाएं किसी की चल रही हैं तो क्या उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? जी, देखिए, ऐसा है कि
प्रेगनेंसी या कंसीव करना और प्रेगनेंसी मेंटेन करना बच्चा पैदा होने तक, अगर तो ये बहुत आदमी फिजिकली और मेंटली हेल्दी है, बिना दवाई के हो सके तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, वो चाहे डायबिटीज हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या डिप्रेशन हो, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम कंसीव के समय खाने के लिए मना करते हैं और हम उसकी प्लानिंग बच्चा सोचने से बहुत पहले ही करना शुरू कर देते हैं कि यहां तक प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले कुछ ऐसी दवाइयां जो कि सेफ मानी जाती हैं, जिनका ऑलमोस्ट जैसे जो बंदा प्रेग्नेंट है अगर वो ले तो लगभग आउटकम या बच्चा उतना ही नॉर्मल होता है। तो हमारी कोशिश तो ये होती है पहली कि बिना दवाई के प्रेगनेंसी हो सके, दूसरी अगर प्रेगनेंसी में दवाई की जरूरत है तो ऐसा कोई दवाई दिया जाए जिससे बच्चे को नुकसान ना हो, और तीसरी क्या उसको पहले 3 महीने जबकि बच्चे की फॉर्मेशन होती है तब वो दवाई अवॉइड करें, या लास्ट महीना जब बच्चा पैदा होने वाला था उसको अवॉइड करें। तो हर बंदे की अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग दोबारा बीमारी होने के चांस को लेके एक दवाई का चयन या उसको चुना जाता है और उसी को प्रेगनेंसी में मेंटेन भी किया जाता है। जी, न्यूरोलॉजिस्ट भी हमारे दरमियान मौजूद, हम चाहते हैं कि उनका रुख करें। डॉक्टर सुशील साहब, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको मालूम भी नहीं होता कि उनका ये केस जो है वो न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ है या फिर साइकेट्री से जुड़ा हुआ है। ऐसे में डॉक्टरों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बाज दफा ये होता है कि मर्ज का पकड़ में आना, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मर्ज का तशखीस सही तरीके से नहीं हो पाती और दवा किसी और चीज की चल रही होती है। ऐसे में डॉक्टरों की जिम्मेदारी किस हद तक आप देखते हैं, और साथ ही साथ अगर न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है तो अगर कोई पेशेंट आता है, अगर बच्चे की मैं बात कर लूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जो बड़े तो होते हैं जिस्मानी तौर पर लेकिन उनका दिमाग बच्चे की तरह होता है, तो क्या उनका ट्रीटमेंट मुमकिन है? देखिए, आपने इतना बड़ा अच्छा सवाल किया। जब ऐसे मरीज आता है जिसको लगता है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो हाउ टू डील विद हिम, उसका क्या करना? सबसे पहले है डायग्नोसिस कंफर्म होनी चाहिए। वंस डायग्नोसिस फर्म हो तो ही कैन गो टू द साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और बोथ। और मेनी टाइम्स क्या होता है, डायग्नोसिस लगता है डिप्रेस्ड है मगर एक्चुअली डिप्रेशन नहीं होता है, कहीं किसी तकलीफ का एक हिस्सा होता है। मैं एक मिसाल के तौर पर अगर थायराइड डिजीज किसी को हो, ये पेशेंट भी कभी डिप्रेस सा लगता है, एपैथी लगती है, बात कम करता है, सुस्त है, भूख कम है, वजन बढ़ता है, नींद, उसका थायराइड डिजीज होता है। ये डायग्नोसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेनी पेशेंट्स ऑफ थायराइड डिजीज कैन लुक लाइक डिप्रेस्ड पेशेंट। इसी तरह और एक डिजीज है कुशिंग्स डिजीज, उसमें भी पेशेंट्स एपैथी होती है और लगता है जैसे डिप्रेस्ड हो, उनको भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है। कभी कभी पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर, फ्रंटल ब्रेन, अगर ट्यूमर आगे हिस्से में हो फ्रंटल लोब में, वो भी लगता है जैसे सुस्त है, उदास है, करता कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है। देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिप्रेशन का एग्जैक्ट डायग्नोसिस हो। डिप्रेशन लाइक मिमिक्स बहुत होते हैं, हमने देखे हैं। दवाइयों से भी इंसान सुस्त और उदास लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कन्वल्शंस के लिए दवाई देते हैं लेवेटिस्टैम, उससे भी पेशेंट डिप्रेस और एंग्री होता है। फेनिटॉइन देते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत सी चीजें हैं जिससे पेशेंट लगेगा जैसे डिप्रेशन, और उसका रीजन डिफरेंट होगा। तो फाइंड द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिप्रेशन, ये क्यों है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हर एक क्लिनिशियन का फर्ज है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हर एक जगह जाएंगे, बिल्कुल जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, बिल्कुल यही जी, जमीन के खुदा पर यही भरोसा होता है लोगों का और वो जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी डॉक्टरों की होनी चाहिए कि अगर वो पेशेंट उनके ही स्पेशलाइजेशन में है तभी ट्रीट करें, अगर वो दूसरे स्पेशलाइजेशन का है तो उन्हें वहां जाने की सलाह दे, रेफर करें उन्हें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों खास डॉक्टरों का और वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, चलती रहेगी जिंदगी।